Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नैक्टस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, हम लोगों ने ये देखा था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। हम लोग कुछ आगे देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एक नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्तनांक, वो भी देखेंगे। क्या होता है अपवर्तनांक, क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक, क्या होता है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब प्रकाश के किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आप लोग को याद होगा। चलिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक कांच का सिल्ली लिया है। ये जो है ये कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली, हम लोगों ने कांच का टुकड़ा लिया। ये पूरा कांच है, ठीक है। ऊपर वायु होगा और यहाँ पे ये पूरा कांच है, ठीक है, नीचे भी वायु है। कांच का हम टुकड़ा लिए तो प्रकाश जाएगा कांच से होते हुए, ये फिर से वायु में आ रहा है तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का एक किरण लिए हैं, ये प्रकाश का एक, इसको हम नाम देते हैं ए, और ये जिस बिंदु पर टकराया वो आपतन बिंदु बी है, ठीक है। तो ये प्रकाश का किरण हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो प्रकाश का किरण ये जो है ये बिल्कुल ऐसा सीधा चले जाना चाहिए था। इस प्रकाश के किरण को बिल्कुल ऐसा सीधा चले जाना चाहिए था ये किरण, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन होगा। ये एक विरल माध्यम और ये दूसरा सघन माध्यम, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल अपने सीधे रास्ते पर नहीं जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन ही होता है जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपना पथ बदल दे। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपतन बिंदु है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। हम लोगों ने इस पर एक 90 डिग्री खींचा, एन डैश 90 डिग्री खींचा है। तो प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो क्या किस ओर मुड़ जाता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये अभिलंब के नज़दीक आ जाएगा, ये क्या होगा, अभिलंब के नज़दीक आ जाएगा। अब अभिलंब के नज़दीक आ गया तो यहाँ पे एक टकराया बिंदु P पे, ठीक है। अब P पे आया तो फिर से एक दूसरा माध्यम और नीचे दूसरा माध्यम, फिर से अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे ये कांच है और ये नीचे वायु होती है। इस पर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। तो सबसे पहले हम एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया, एम डैश, ठीक है। इस प्रकाश की किरण को बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था। इस प्रकाश की किरण को बिल्कुल ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा ना जाके इस प्रकाश के जो किरण आ रहा है बिल्कुल इसको ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल अपने पथ पे जाके अपने क्या होता है, पथ से भटक जाता है। तो इस बार ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का किरण AO, ठीक है, जो कांच की सिल्ली पे आपतित होता है, तो आप यहाँ पे क्या होता है, आपतित होता है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। फिर ये किरण मिला और फिर ये किरण फाइनली इसको इस रास्ते पर जाके फिर से विचलित हो जाता है, ऐसे इस प्रकार मिलता है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो किरण AO है, AO ये है हमारे पास आपतित किरण, ये है आपतित किरण। ये हमारा आपतन कोण, ये जो कोण है वो क्या है, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। ये कोण हमारा आपतन कोण है, ठीक है। ये हमारा अभिलंब था, ये तो ये अपवर्तन कोण है। और ये जो किरण मिला OP हमारा क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये अपवर्तित किरण है और फिर से ये अपवर्तित किरण फिर से इसका अपवर्तन हुआ तो फाइनली हमको एक किरण मिला, ठीक है, P, हम इसका नाम Q दे देते हैं।
ठीक है। तो पी क्यू एक किरण मिला, इस पी क्यू किरण को हम लोग नाम देते हैं निर्गत किरण। इस पी क्यू किरण को हम लोग नाम देते हैं निर्गत किरण। तो एक कांच के सिल्ली से, बॉक्स जैसा कांच है, जैसे बॉक्स होता है वैसे कांच है, तो एक प्रकाश किरण आया, ठीक है, अपवर्तित हो तो ओपीएम को अपवर्तित किरण मिला, ये फिर से अपवर्तित हुआ तो पीक्यू किरण मिला, उसको हम लोग ये कहते हैं निर्गत किरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कि जो आपतित किरण है, जो ओरिजिनल पाथ है ये वाला जो जा रहा था, ठीक है, तो ये ओ ए ओ हम नाम देते हैं आर, ठीक है, ये ही ओरिजिनल जो आपतित किरण था ये था ना ए आर, ठीक है। तो ये आपतित किरण और जो निर्गत किरण हम लोग देख रहे हैं समानांतर एक दूसरे के, समानांतर, जो आगे भी अगर हम लोग कितना ही बढ़ाएं तो नहीं मिलेगा, इधर हम लोग कितना ही बढ़ाएं वो नहीं मिलेगा। ये दोनों किरण निर्गत किरण और आपतित किरण आपस में समानांतर हो जाता है। निर्गत किरण का नाम क्या है? ए आर, सॉरी आपतित किरण ए आर, और निर्गत किरण क्या है? पी क्यू। ये फाइनली हमको क्या होता है? निर्गत किरण और आपतित किरण हम लोग को समानांतर मिलता है, ठीक है। तो ये निर्गत किरण है। हम लोग एक चीज और देखते हैं, ये हमारा निर्गत किरण, ये निर्गत किरण और ये हमारा आपतित किरण है। तो इसके बीच का दूरी, इसके बीच का लंबवत दूरी, इन दोनों किरण के बीच का, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का लंबवत दूरी जो होता है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, सॉरी पार्श्विक, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ विस्थापन, ये कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन मतलब निर्गत किरण जो हमारा ओरिजिनल आपतित किरण था, निर्गत किरण के बीच का लंबवत दूरी क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया है, निर्गत किरण और पार्श्विक विस्थापन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो आप लोग को आंसर देना है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, अपवर्तनांक। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे विरल माध्यम और दूसरा बात किए थे सघन माध्यम। हम लोग ने दो माध्यम देखा था, विरल माध्यम एक प्रकाश था, विरल माध्यम होता है, दूसरा सघन माध्यम होता है। तो विरल माध्यम किसको कहते हैं? विरल माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसका अपवर्तनांक कम हो, और सघन माध्यम किस माध्यम को कहते हैं? ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक हो। तो हम लोग अभी अपवर्तनांक देखेंगे, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे विरल किसको कहेंगे और सघन किसको कहेंगे। तो अपवर्तनांक का डेफिनेशन है, ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, का अनुपात होता है। हम लोग ऐसा ही कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो अपवर्तनांक को हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर, हमको किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं यहाँ पे लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में
प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कहने का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल। जैसे हमको अपवर्तनांक निकालना है कांच का, अगर हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तो हमको ये यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक मिल जाएगा। तो ये हमारे पास अपवर्तनांक का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अपवर्तनांक का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो शून्य में प्रकाश की चाल है या निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम सी लिखते हैं मतलब प्रकाश की चाल कहाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल। और इसको हम किसी मीडियम का लिख लेते हैं, जैसे C1 लिख लेते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे हमको अगर निकालना है कांच में प्रकाश की चाल, हम बात करते हैं कांच में, कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं, कांच का अपवर्तनांक। अगर हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो हमको करना क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और कांच में कितना होता है, कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना तो वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। अब यहाँ से हम डिवाइड करते हैं तो किलोमीटर पर सेकंड खत्म हो गया। यहाँ से ये 0 पूरा खत्म हो गया। फाइनली मेरे पास बच गया 3/2। ठीक है, 3/2। तो यहाँ पे हमको कोई मात्रक तो मिल नहीं रहा, दोनों के ऊपर भी किलोमीटर पर सेकंड था, नीचे भी किलोमीटर प्रति सेकंड था, बस हमको 3/2 मिलेगा। 3/2 का वैल्यू होता है 1.5। इसका मतलब है कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। कोई मात्रक हमको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो हमारा आंसर होगा अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मिल गया कांच का अपवर्तनांक कितना हुआ, 1.5 हुआ। वैसे हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए जल का अपवर्तनांक देखते हैं। जल का अपवर्तनांक, अगर हमको जल का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल तो हमको मालूम है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और जल में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम निकालते हैं किलोमीटर पर सेकंड कैंसिल, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। फाइनली मेरे पास बच क्या आ रहा है, 300/225। ठीक है, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको, 50 के टेबल से नहीं 25 के टेबल से कैंसिल करते हैं, या फिर 5 के हम लोग 25 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 25 के टेबल से ये 9 टाइम्स में और 25 के टेबल से ये 12 टाइम्स में। ठीक है, और भी कैंसिल होगा 3 के टेबल से, 3 के टेबल से हो जाएगा 4 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, ये 4/3 आ गया। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या कितना गया, 4/3। तो मतलब जो जल का अपवर्तनांक होगा कितना होगा, 4/3। 4/3 को हम लोग वैल्यू चेंज करें तो आ जाएगा 1.33। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जल का अपवर्तनांक हो गया। आप लोग याद रख सकते हैं कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ऐसे ही हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। एक बहुत बात इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि
जो हीरा होता है, डायमंड, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, उसका वैल्यू 2.42। अगर हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो सघन माध्यम होगा, और सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है। तो सबसे सघन माध्यम ये है, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, होप आप लोग समझ में भी आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने जो देखा था, ये हम लोगों ने निरपेक्ष अपवर्तनांक देखा था, या फिर इसको अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको कहता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? जो अपवर्तनांक था वो क्या था? वायु में प्रकाश की चाल का तुलना हम लोग कर रहे थे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, वो एक अनुपात था, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात था। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा? यहाँ पे हम लोग दो माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं, तो हमारे पास आपेक्षिक अपवर्तनांक आता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास दो माध्यम है, ठीक है। हमारे पास एक माध्यम एक है और दूसरा माध्यम एक है, और एक और माध्यम हमारे पास माध्यम दो। तो मान लेते हैं कि माध्यम एक का अपवर्तनांक n1 है, ठीक है, और माध्यम दो का अपवर्तनांक n2 है, ठीक है। n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक को n से डिनोट किया जाता है जनरली, ठीक है। तो माध्यम एक का अपवर्तनांक n1 मान लिया, माध्यम दो का अपवर्तनांक n2 मान लिया। तो हमको क्या करना है? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। अगर हमको करना है ये कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष, हम यहाँ ले रहे हैं माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना तो ऐसे लिखेंगे n21। हम यहाँ पे लिख रहे हैं n21, इसका मतलब ये है माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। जब भी हमको ऐसे लिखना हो, दो माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना हो, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो को ऊपर रखेंगे, माध्यम एक को नीचे रखेंगे। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो हम लिखेंगे n2/n1। अब देखते हैं n2 या फिर n1। हम देखते हैं n1 क्या है? अपवर्तनांक। n का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक। माध्यम एक का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो क्या अपवर्तनांक का फॉर्मूला था? शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग c1 लिखते हैं, सॉरी, शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग c लिखते हैं। और माध्यम एक में अपवर्तनांक, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल c1 मतलब हो गया माध्यम एक में प्रकाश की चाल, और c मतलब शून्य में प्रकाश की चाल। मतलब अब n1 का वैल्यू कितना है? c/c1। अगर हमको n2 निकालना है, माध्यम दो का अगर अपवर्तनांक निकालना है, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ठीक है। ऐसा हो गया। अब यही वैल्यू हम क्या करते हैं? यहाँ पे रखते हैं। तो n2 का वैल्यू हमारे पास है c/c2 डिवाइडेड बाई c/c1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा c/c1/c/c2। ये क्या होगा? c1 ऊपर चला जाएगा और c2 नीचे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ c कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास आ गया c1/c2। तो हम माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा
माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, अगर हमको माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो N2/N1, ठीक है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, N2/। अगर दोनों का अपवर्तनांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष पूछ रहा है और दोनों का अपवर्तनांक दिया हुआ हो, जैसे N1 का वैल्यू दिया हुआ है मतलब 1.5 दिया हुआ है और N2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.33 और पूछ रहा है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 1.33/1.5। अगर पूछेगा माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष तो यहाँ पे हो जाएगा N1/N2, तो यहाँ पे 1.5/1.33 ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर अपवर्तनांक दिया हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर अपवर्तनांक न देके प्रकाश की चाल दिया हुआ हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C1/C2, ठीक है। अगर प्रकाश की चाल दिया हो तो हम लोग N21 = C1/C2 लिख सकते हैं। अगर अपवर्तनांक दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप ये आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि N21 = N2/N1, इसको C1/C2 लिख सकते हैं। अगर N12 निकालें तो N1/N2 = C2/C1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा और माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों उल्टा है, इसका उल्टा किया तो ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें N12 है हमारे पास, सॉरी N21, ठीक है। तो इसको N21 को हम लिख सकते हैं 1/N12, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, ठीक है। तो एक दूसरे का उल्टा है तो हम लोग लिख सकते हैं N21/1/N2। तो यहाँ से ऐसा भी आ सकता है N21 × N12 = 1, मतलब कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक मल्टीप्लाई माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक करें तो फाइनली वैल्यू मेरे पास 1 आएगा। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, कहीं ना कहीं यूज आ सकता है, ठीक है। तो फिर चलिए मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने अपवर्तन का 2 नियम पढ़ा था। पहला नियम तो क्या था, पहला नियम था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो नियम था बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था sin i, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। sin i को आपतन कोण की जया मतलब साइन, अपवर्तन कोण की जया मतलब आर्य दोनों का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नियतांक है यही हमारा क्या है, अपवर्तनांक है, यही हमारा अपवर्तनांक है। तो इसी नियम को, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये नियम हमारा कहलाता है स्नेल्स लॉ या फिर स्नेल का नियम, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मैं इरेज करता हूँ मैं इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को समझना है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म समझेंगे।
एक फिगर बनाने की कोशिश मैं करता हूँ। ये 3D फिगर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2D बॉडी है, ठीक है। इस पर 3D फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे डिब्बा, ठीक है, वो 3D फिगर होता है, तो उसको अगर बनाना हो तो जैसे डिब्बा हम लोग बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। तो ये एक क्या है 3D फिगर है, लेकिन इस पर 2D बनाते, तो वैसे ही जो प्रिज्म है वो एक 3D फिगर है, ठीक है। हम उसको कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आप लोग को पेज का टुकड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो टुकड़ा है, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे इसको लिया है, ठीक है। तो ये क्या एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक मिनट, ये क्या एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है ऐसा कुछ। इसको और हम अब समझते हैं इसको, ठीक है। ये देखना है, ठीक है, ये क्या है एक ट्रायंगुलर शेप है, क्या है ये लंब इधर है, फिर ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसा। ऐसा जो फिगर होता है ये प्रिज्म कहलाता है। तो मैं इसको बोर्ड पे बनाने की कोशिश करता हूँ। फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा प्रिज्म बनेगा, ठीक है। तो ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म में क्या होता है, जनरली जो प्रिज्म होता है कांच का बना होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो कोन होता है प्रिज्म का, ठीक है, जनरली हम लोग 60-60-60 का प्रिज्म लेते हैं। तो ये जो कोन है, ठीक है, ये वाला, ये जो कोन है, ये कोन क्या कहलाता है, प्रिज्म का कोन, ये कहलाता है प्रिज्म का कोन, ठीक है। ये प्रिज्म का कोन होता है। ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हम उसको समझेंगे। प्रिज्म का मुख्य काट, ये जो कोन है प्रिज्म का मुख्य कोन कहलाता है। अब क्या होता है, ये हमारे पास ये मिल रहा है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ये जो भाग है इधर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा ये कहलाता है अपवर्तक सतह, जिससे अपवर्तन होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं, ये अपवर्तक सतह है। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे काट दें लंबवत, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा ये प्रिज्म का काट कहलाता है। जो ट्रायंगुलर वाला भाग है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है प्रिज्म का काट कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे प्रिज्म से अपवर्तन होता है तो क्या होता है, हम लोग उसको चीज़ को समझते हैं। तो प्रिज्म का कोन बस आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो हम प्रिज्म बनाते हैं, मान लिया कि एक प्रिज्म है हमारे पास, इसका नाम दे देते हैं कुछ ABC, ये वाला कोण क्या कहला जाएगा, प्रिज्म का कोण। अब हम यहाँ से एक किरण लेते हैं, आपतित किरण, ये किरण यहाँ पे आया, ठीक है। इस किरण को बिल्कुल ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे सीधा इस किरण को चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रकाश, ये वायु है इधर, ये हमारे पास इधर वायु है, फिर ये कांच और फिर इधर वायु है, तो अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रकाश का जो किरण हो अपनी दिशा को बदल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार अपवर्तन होता है। इस चीज़ को हम चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रिज्म का, उसे देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो किरण हो क्या हो रहा है, भटक जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, अपने पथ से विचलित हो जा रहा है। तो कितना विचलित हुआ, इतना एंगल विचलित हो गया, इस एंगल से क्या हो गया, इस एंगल पे आ गया। तो ये जो एंगल है वो कहलाता है विचलन का कोण। ये क्या कहलाता है, विचलन कोण या फिर विचलन का कोण। तो हमारा जो किरण होगा इतना डिग्री विचलित हो गया, तो ये जो एंगल वो कहलाता है विचलन कोण कहलाता है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो ये विचलन कोण आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर लेंस के वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये सब लेंस के बारे में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना काफ़ी था, ठीक है। वो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ
शेयर करें। थैंक यू।